राष्ट्रनीति और राजनीति दोनों अलग अलग थी। इससे पहले हर मुद्दे पर राजनीति क्यों करना? जब हालात ऐसे हैं तो देश के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। ब्रजेश जी, जब कभी भी राष्ट्र की बात आई है, हम हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं और कांग्रेस की देशभक्ति पे आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम सीना ठोक के अपनी सेना और अपनी सरकार, अपने देश के साथ हम खड़े रहे। लेकिन ये जो पेट्रोल संकट है, ये लेकिन बाद में सवाल भी तो उठाते रहे कि हमारे कितने गिर गए फाइटर जेट। इससे पहले पहलगाम पर आपने सवाल उठाए, तो ये भी तो है ना, एक तरह से पहले साथ खड़े होना, फिर सवाल खड़े करना। पहलगाम में ये आईएसआई के एजेंट को बुला के उससे सर्वे करवाएंगे, तो हम जब जिम्मेदार विपक्ष हम इनसे सवाल भी ना पूछे। मतलब पहलगाम में आके आईएसआई, मतलब ये देश में पहली बार हुआ कि पहलगाम में एक आईएसआई का एजेंट आके वहां पर सर्वे कर रहा है, तो उसमें विपक्ष इनसे सवाल भी ना पूछे। और दूसरी बात ये है, अगर ये जो पेट्रोल के प्राइस की दाम की बात है, मेरा सीधा से ये सवाल है कि इस पे ये जो हम संकट फेस कर रहे हैं, ये इनकी नीतियों के कारण ये संकट हम फेस कर रहे हैं। अगर इस सरकार, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 20 मार्च को ही कह दिया था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। अभी आदरणीय शर्मा जी बोल रहे थे कि हम बहुत लेट इसको प्राइस को बढ़ाए हैं, तो वो लेट प्राइस आदरणीय ब्रजेश जी, हमने इसलिए लेट इसके प्राइस को इंक्रीज किया है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था। अगर उन 5 राज्यों में चुनाव नहीं होता तो आपको तो आज 10-20 रुपए आज के बढ़ गए होते। उन केवल तो सागर जी 5 राज्यों की वजह से राहत थी, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था। आप चुनाव जीतना चाह रहे थे, इसलिए आपने रोक रखी थी महंगाई। ब्रजेश जी, ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है, लेकिन मैंने इन्हें एक विषय पे बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। पहलगाम, जम्मू कश्मीर या हर जगह एनआईए के अंतर्गत संवेदनशील जानकारियां होती हैं, जो एनआईए के अधिकारी उस पर काम करते हैं, ना कि कोई आईएसआई का एजेंट। अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। नंबर 2, अगर केंद्र सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी कम की, तो आप सिर्फ बातें करते हैं चंदेल जी, तो कर्नाटका में वेट क्यों नहीं घटा? तेलंगाना में पेट्रोल महंगा क्यों है? हैदराबाद और बेंगलोर में जनता को राहत क्यों नहीं मिली? तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करने में आप महारत हासिल हो गई है कांग्रेस को। जनता में भ्रम फैलाइए, बरगलाइए, यही आपका एजेंडा है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस केवल केंद्र पर हमला करती है, लेकिन खुद राहत देने को कभी भी तैयार होती नहीं है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ऑलवेज बिलीव्स इन सॉल्यूशंस, नॉट स्लोगन्स, ब्रजेश जी। और इसलिए आज भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बढ़ा रहा है, सोलर मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चला रहे हैं, एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। यानी सरकार सिर्फ आज इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही, बल्कि हम वैश्विक स्थिति के अनुसार अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए, इसको भी हम संभाल रहे हैं। हम आने वाले 25 साल की ऊर्जा सुरक्षा को तैयार कर रहे हैं ब्रजेश जी। लेकिन कांग्रेस सरकारों के समय कभी भविष्य में ऐसा कुछ किया गया होता तो आज इस प्रकार की स्थिति हमें विरासत में नहीं मिलती। संकट वैश्विक है, लेकिन समाधान भारतीय है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। जब दुनिया अस्थिरता में डूब रही है, तब भी भारत स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है। यह केवल अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं है। आ रहा हूं यशवंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन रमेश जी, 2018-2013 के बीच में आर्थिक संकट आया था विश्व में, तब मनमोहन सिंह कहते थे कि ये विश्व की परिस्थितियां हैं, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। और विपक्ष था बीजेपी, उसके कुछ और आरोप रहते थे। अब वही काम कांग्रेस कर रही है, तो आपत्ति क्यों? सियासत तो तब भी हो रही थी। देखिए, मोटे तौर पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जिस तरीके से हॉकी में हाफ टाइम के बाद पाले बदल जाते हैं, तो वो जो गोल करने की दिशा रहती है वो भी बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, जो भी विपक्ष में पार्टी रहती है वो उसको लेकर के सरकार पे हमले करती है। पहले कांग्रेस सरकार में थी तो भाजपा हमले किया करती थी इन सारे मुद्दों पर। अब भाजपा सरकार में है, कांग्रेस विपक्ष में, तो वही के वही मुद्दे उठा करके वो उन पर हमले किया करते हैं। तो जनता पे कुछ असर होता है क्या? कल ये क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं? देखिए, जनता पर भूलने की, भारत में जनता पर बहुत ज्यादा उसकी याददाश्त कमजोर रहती है, तो स्वाभाविक रूप से करीब 25 से 30% लोग इस तरीके से भ्रामक प्रचार में भी वो आते हैं और प्रभावित होते हैं। और उस आधार पर आप अगर देखेंगे तो उस आधार पर बहुत परिवर्तन होते हैं। इसमें एक बात जरूर मैं जोड़ना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो परिस्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है और उसमें किसी सरकार के बस की बात नहीं है, उसमें सबको साथ रहना चाहिए। लेकिन सरकार को और विपक्ष को, दोनों दलों को, वो जो एक युति रहती है, कई वक्त एक अंडरहैंड, कुछ लोग, कुछ बेईमान किस्म का जो व्यापारी होता है, भ्रष्ट किस्म का जो अधिकारी होता है, चरित्रहीन किस्म का जो नेता होता है, इन तीनों की युति रहती है।
और इन तीनों की युति से देश की परिस्थिति बिगड़ती है। मैं छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। आप अगर देखेंगे, हम लोग 1971 के युद्ध से निकले। युद्ध में हमने क्या निर्णय किए, उस पर हमारी बहस हो सकती है, उस पर मेरी राय बहुत अलग है, मैंने लेख भी उस समय लिखे थे। लेकिन वो जो महंगाई बढ़ी, उस समय जो महंगाई बढ़ी, उसका कारण वो युद्ध था। लेकिन कुछ बेईमान किस्म के व्यापारी और भ्रष्ट किस्म के अधिकारियों की जो युति हुई, जो कालाबाजारी करने लगते हैं, पर पहुंचे कि जेपी का आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वाभाविक रूप से इस समय हमको अतीत का अनुभव लेकर के राजनीति से ऊपर उठ करके वो जो बेईमान किस्म के लोग हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो परिस्थिति का लाभ उठा करके दाम ना बढ़ाएं जरूरी चीजों का। जी यशवंत जी 30 सेकंड में अपनी बात। ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है कि सरकार चाहे तो अभी भी प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर 29% और डीजल पर 19% वैट लगता है। इस वैट को अगर वो चाहे, अगर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, उसको ये कम कर दें। तो पहले भी तो सागर जी ने कहा कि राज्यों ने जहां भाजपा शासित राज्य थे वहां घटाया था, या कांग्रेस शासित राज्य थे वहां आपने घटाया नहीं।